स्वागत है आपका पंकज शर्मा जी, नई परख के मंच पर। आज नई परख के दर्शकों के सामने मैं आप पहली बार आ रहे हैं और हम सब आपके कृतज्ञ हैं कि आपने हमारी बातों का मान रखा और नई परख के साथ जुड़े। नई पंकज जी का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो प्रगतिशील, सेकुलर और लोकतांत्रिक विचार है, उस विचार के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं और वही उनकी बातों और विश्लेषण का परिप्रेक्ष्य होता है। आज हम बिहार की राजनीति के संदर्भ में, जिसके ऊपर उनकी गहरी पकड़ है और लगातार वो इस विषय पर लिखते और सोचते रहे हैं, हम कुछ चर्चा करेंगे। ये आज का दिन मतदान के ठीक पहले का दिन है और अ, हम लोग कुछ बुनियादी सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनका सीधा ताल्लुक बिहार में हो रहे चुनाव से है। पंकज जी, मेरा पहला सवाल ये है, इस बार बिहार का चुनाव राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद चारों तरफ एक ठंडापन-सा है। सोशल मीडिया में भी ठंडापन है। मैं रोज़ 6-7 अखबार पढ़ता हूँ, उन अखबारों में भी ठंडापन है। मुझे तो जो कमर्शियल मीडिया, ऐसे गोदी मीडिया कहते हैं, उसके अंदर भी एक ठंडापन दिखाई पड़ रहा है। जो सर्वे करने वाली एजेंसियाँ हैं, वो भी इसमें कोई गर्माहट पैदा कर पाने में असमर्थ हैं। कहीं से लग नहीं रहा है कि बिहार का चुनाव देश की राजनीति को, उसका नतीजा कोई परिभाषित करेगा। ऐसा लग रहा है ऐसे कि ये भी एक राजनीतिक कार्रवाई है जो हो रही है। लेकिन जिस समय वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, उस वक़्त लग रहा था कि शायद बिहार का चुनाव बिल्कुल आग की तरह जलेगा और पूरे देश की राजनीति को उसकी गर्मी महसूस होगी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों है कि बिहार का चुनाव गुमसुम है? उसकी तरफ वहाँ से कोई संदेश नहीं मिल रहा है। किस तरफ पलड़ा झुक रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऊपर से ठंडापन नजर आ रहा है अभय जी, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो अंडर करंट है, बिहार का जो अंतः प्रवाह है, वो महागठबंधन पक्ष में काफी काफी ठोस है। ऊपर ऊपर से ये इसलिए ऐसा लग रहा है कि मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए से तो लोग निराश हैं, हताश हैं और वो उसके पक्ष में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष से उनको जो उम्मीद थी, वो भी शायद उस तरह से पूरी होती उनको दिखाई नहीं दी। जिस तरह से टिकट बंटवारे में और जिस तरह से सब में कांग्रेस के बीच, राष्ट्रीय जनता दल के बीच, उनके बाकी दलों के बीच जिस तरह की कशमकश सामने आई, उससे लोगों में मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी निराशा है। आपको मेरी बात हो सकता है थोड़ी अजीब लगे, लेकिन मुझे ये शक है कि तेजस्वी यादव इस बार खुद ही मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं और ये बात लोगों के दिमाग में थोड़ी सी है। ये अलग बात है कि महागठबंधन चाहता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस चाहती है, राहुल गांधी चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की जो संभावनाएं थी, उनको सीट बंटवारे में थोड़ा सा राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी संभावनाओं को थोड़ा कम किया। मैंने इसका थोड़ा सा विश्लेषण किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अंकगणित तो कह रहा है कि कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसका जो बीज गणित है वो थोड़ा सा अलग है। इनमें से 9 सीटों पर तो जैसा आप जानते हैं, महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, उनके बीच ही एक तरह का दोस्ताना संघर्ष हो रहा है और ये फ्रेंडली फाइट तो कुछ होती नहीं राजनीति में। कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय इसके यूनाइटेड जनता दल के जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो तो लड़ रहे हैं, आरजेडी के प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, लेफ्ट के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो इन सीटों को पर तो ज्यादा संभावना नजर नहीं आ रही। बचती हैं 52 सीटें। बिहार में डिलिमिटेशन होने के बाद से लोकसभा और विधानसभा के 7 चुनाव हुए हैं। इन 52 सीटों में से अभय जी 23 सीटें ऐसी हैं जिन पर इन 7 चुनावों में महागठबंधन के जो राजनीतिक दल हैं, उनमें से कोई भी एक भी बार नहीं जीते और कुल 38 सीटें ऐसी हैं जिन पर महागठबंधन के जो दल हैं, उनमें से या तो कोई कभी जीता नहीं या सिर्फ एक बार जीता है। ये जो स्थिति है ये थोड़ी सी अजीब मुझे लगती है। अगर 52 में से 23 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस क्या आरजेडी या कोई और कभी 7 चुनाव नहीं जीता, तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस के पास जीत की संभावनाओं वाली सिर्फ 19 सीटें हैं। तो लड़ रही है कांग्रेस इन 29 सीटों पर संभावनाओं के साथ, उनमें से कितनी मिलेंगी? तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि अगर सीट बंटवारे में राष्ट्रीय जनता दल ने एक ऐसा फेयर मिक्स बनाया होता जिसमें जीत की संभावनाओं वाली सीटें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच समानुपात
रखते हुए बढ़ी तो स्थितियां बेहतर होती, क्योंकि मैंने इसके स्ट्राइक रेट पर कि किसको जो लो स्ट्राइक रेट वाली जो सीटें हैं वो ज्यादातर कांग्रेस को दी गई है, हायर स्ट्राइक रेट वाली जो सीटें हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गई है। इस तरह का ये जो विश्लेषण है, इससे ऐसा लगता है कि अगर सीटों का बंटवारा थोड़ा और ठीक से होता तो विपक्ष के प्रति लोगों की उनकी जीत की संभावना के प्रति आस्था और बढ़ती। लेकिन इसके बावजूद चूंकि नीतीश कुमार की लोकप्रियता इस वक्त बिल्कुल लोएस्ट पर है, नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता भी पिछले कई महीनों में, पिछले 1-1.5 साल में बहुत तेजी से नीचे आई है, इसलिए मुझे लगता है कि महागठबंधन के पक्ष में अभी भी संभावनाएं बहुत हैं। इसलिए कांटे की टक्कर है, और इस कांटे की टक्कर में ऊपर से इसलिए थोड़ा ठंडापन दिखाई दे रहा है कि लोग, मतदाता, मुझे लगता है कि करीब करीब अपना दिमाग बना चुके हैं कि इस बार किसको किसके पक्ष में जाना चाहिए, इसलिए ये ठंडा मुझे लगता है कि है। नहीं, आपने जो सीटों के बंटवारे में जो लोगों ने जो गूफअप किया है, जो गड़बड़ी की है, उसका सही जगह आपने उंगली रखी। निश्चित रूप से अगर ये तथाकथित फ्रेंडली फाइट वाली परिघटना नहीं होती तो आज महागठबंधन और ज्यादा बेहतर मुकाम पर खड़ा होता, इसमें कोई शक की बात नहीं। महागठबंधन की जीत के प्रति जो आशाओं में जो एक कमी है, उस एक कमी का ये एक परिचायक है। ये आपने बिल्कुल सही तरीके से इसकी शिनाख्त की। लेकिन ये भी एक हकीकत है इसी के साथ साथ कि इस बार महागठबंधन के पास में एक सोशल स्ट्रेटजी है, एक सामाजिक रणनीति है, जो 2020 में नहीं थी। 2020 में ही बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा थी। 2020 में भी आरजेडी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस उतना अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाई थी, इतने अच्छे चुनाव की उससे अपेक्षा थी। लेकिन और सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी उभरा भी, सबसे ज्यादा वोट भी उसको प्राप्त हुए। वो सत्ता में आने से एक कदम पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गया? क्योंकि वो MY मुसलमान यादव के गठजोड़ में प्लस प्लस नहीं कर पाया। उसके अंदर बड़े पैमाने पर जो चीजें जुड़नी चाहिए थी वो नहीं जुड़ पाई उसके अंदर, क्योंकि उसके पास कोई सामाजिक रणनीति नहीं थी। पहली नजर में देखने पे ये लगता है कि इस बार राहुल गांधी के मार्गदर्शन में, और तेजस्वी यादव ने भी उसको स्वीकार किया, एक सामाजिक रणनीति बनी जिसको पिछले कुछ महीनों से वो लोग ईमानदारी से, खुले मन से, मुझे लगता है कि उसको जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि MYM बनाया जाए, केवल MY न रहे, MYM बनाया जाए। M का मतलब मुसलमान, Y का मतलब यादव, और दूसरे M का मतलब है मोस्ट बैकवर्ड, यानी अति पिछड़ा। यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ के अंदर अति पिछड़े समाज के वोटरों को जोड़ा जाए। भले ही वो पूरे वोटर ना जुड़ पाए, लेकिन उसका एक अच्छा खासा हिस्सा इधर आए। बिहार में पिछले दिनों जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ था, उससे निकल कर आया था कि 14.25% यादव हैं और करीब 17.5% मुसलमान हैं। तो ये 31-32% का एक निष्ठावान, मजबूत सामाजिक आधार गठबंधन, महागठबंधन के पास है। लेकिन इसमें और कुछ जुड़ता है, वो बहुत कम होता है, ना के बराबर। इसमें अगर 25-30% भी, मैं कहता हूं 20% भी अति पिछड़े समाज के वोट अगर जुड़े, तो फिर ये एक ऐसा फॉर्मिडेबल, एक ऐसा दुर्जेय गठजोड़ बन जाएगा जिसको हराना या जिसको सत्ता में आने से रोकना एनडीए के बस की बात नहीं होगी। और इस चीज को राहुल ने और तेजस्वी ने समझा है, और वो लगातार वोटर अधिकार यात्रा और उससे पहले से भी, मतलब जो है, इस बात को लगातार जमीन पर उतारने की कोशिश करते रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये MYM गठजोड़ इस बार बन पाएगा? महागठबंधन की जो समस्याएं हैं भीतरी, इनके ऊपर आपने ठीक ही इशारा किया, उसके बावजूद नहीं, ये गठजोड़ बन चुका है। MYM का आप अभय जी सही कह रहे हैं कि इस बार जिस तरह से राहुल गांधी ने और तेजस्वी ने और महागठबंधन के बाकी सभी राजनीतिक दलों ने इस पर ठीक से ध्यान दिया, क्योंकि इसका एक इतिहास है। हम देखें तो 1962 से 2020 के बीच सभी राजनीतिक दलों से जो जीत के आने वाले विधायक थे पिछड़े वर्ग के, वो थे 33.6% और 34.3% सामान्य वर्ग के थे, 15.8% दलित, 5.3% अति पिछड़े वर्ग और 8.6% मुस्लिम। 2020 के चुनाव को देखें तो सारे राजनीतिक दलों से जो विधायक जीत के आए, उनमें 37.9 यानी करीब 38% पिछड़े थे और करीब 26% सामान्य वर्ग के थे। 15.5% के आसपास थे दलित और 12% अति पिछड़े। तो ये जो 12% अति पिछड़े पिछली बार जीत कर आए हैं,
और मुस्लिम जीत के आए थे करीब 8%। तो ये जो 12% अति पिछड़े जो कर आए हैं, तो मुस्लिम, यादव और अति पिछड़े, इनका ये जो एक गठजोड़ इस बार महागठबंधन ने बनाया है, उसका बहुत इस चुनाव में असर पड़ने वाला है। मैं सहमत हूं आपकी बात से कि ये एक बड़ा फैक्टर इस बार साबित होगा, और इसी ये जो अंडर करंट है वो महागठबंधन के में काफी ठोस है, उसका प्रवाह काफी तेज है। देखिए, 2 पूरक प्रश्न मेरे पास हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहला सवाल ये है कि ये जो एक चुनावी कल्पनाशीलता है महागठबंधन की, एमवाईएम बनाने की, इसके अंदर 1-2 बाधाएँ पैदा हो सकती हैं। मतलब एक बाधा है जो पिछली बार सीमांचल के इलाके में पैदा हुई थी। आपको याद होगा कि पिछली बार सीमांचल के इलाके में 5 सीटें ओवैसी की पार्टी ने जीत ली थी। हालाँकि बाद में उसमें से 4 लोग महागठबंधन में चले गए। लेकिन इस बार ओवैसी फिर से वहाँ पर खम ठोक रहे हैं और तेजस्वी के साथ उनकी खासी तकरार भी हो रही है। तो क्या अगर फिर से 2020 सीमांचल में दोहराया जाता है, तो उससे तो महागठबंधन की जो पूरी बिसात है, मतलब जो है वो गड़बड़ा जाएगी। सीमांचल इस लिहाज से आप ठीक कह रहे हैं, बहुत संवेदनशील है, और उस पर चुनावों में अब चुनावों के इस प्रचार के दौरान भी बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और उसमें जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो भी एक फैक्टर साबित होने वाला है। देखिए, मुस्लिमों को आबादी में उनका जो अनुपात है उसकी तुलना में सिर्फ आधा ही प्रतिनिधित्व विधानसभा में मिलता रहा है। अति पिछड़ों को तो 1/4 प्रतिनिधित्व ही विधानसभा में मिला है अब तक, जो जो जीत कर आए हैं। तो मुस्लिम आबादी में ये एक फीलिंग है, ये एक भावना है कि सभी राजनीतिक दल उनके साथ शायद पूरी तरह न्याय नहीं करते। इस वजह से ओवैसी एक फैक्टर बन जाते हैं। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि कांग्रेस ने और राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत से मुसलमानों को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक को भी नहीं दिया, एक भी मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। एनडीए ने भी मेरे ख्याल से बहुत कम मुसलमानों को टिकट दिया है, शायद 39 23 या 24 उम्मीदवार उसने टिकट दिया है। तो जो मुस्लिम मतदाता का फैक्टर है, जो मुस्लिम मतदाता का रुझान है, वो तो निश्चित तौर पर महागठ के साथ रहना है। आप जो कह रहे हैं कि सीमांचल के इलाके में थोड़ा सा इसमें एक डिस्टर्बेंस हो सकता है, कुछ व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आएगी, मुस्लिम मतदाता में ये भावना और बढ़ती जाएगी, उनको अपना वोट खराब नहीं करना है। तो महागठबंधन और एनडीए के बीच इस वक्त जिस तरह की टक्कर दिखाई दे रही है, उसमें मुस्लिम मतदाता अपना वोट खराब नहीं करना चाहेगा, और मुझे उम्मीद है कि वो उसका अधिकांश, मतलब उसका करीब 98-99% हिस्सा महागठबंधन को मिलेगा, सीमांचल में भी। दूसरा पूरक प्रश्न है, वो है ये जो एक 10,000 रुपया ट्रांसफर किया गया महिलाओं के खाते में। इसके बाद और भी किश्तें जो आचार संहिता होती है चुनाव आयोग की, उस आचार संहिता को धता बताते हुए उसके बाद भी किश्तें ट्रांसफर की गई हैं। तो इससे भाजपा के रणनीतिकारों को बड़ा भरोसा है कि नीतीश और भाजपा की जो मिली-जुली सरकार चल रही है, उसके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। उस एंटी इनकम्बेंसी को इसके जरिए मंद किया जा सकता है और महिलाओं के मन में हमदर्दी पैदा की जा सकती है एक बार फिर। तो ये एक बड़ा प्रभाव है। यहाँ तक कि मोदी और भाजपा सरकार, नीतीश के आलोचक भी मानते हैं कि इसका बड़ा प्रभाव जमीन पर है। 10,000 की रकम एकदम खाते में आ जाना, उससे कम से कम फौरी तौर पर व्यक्ति जरूर प्रभावित होता है और वोट तो तुरंत थोड़े दिनों बाद पड़ना ही है, और साथ में आश्वासन भी है कि हम जीत गए तो फिर और पैसे मिलेंगे, 2 लाख रुपए भी मिलेंगे, वगैरह वगैरह, ये तमाम सारी बातें हैं। तो ये एक पूरा लाभार्थियों का प्रपंच पूरा रचा है इन लोगों ने, और उस प्रपंच का मुख्य मकसद यही है कि चुनाव किसी न किसी तरीके से जीता जाए। तो इसकी काट क्या बनती है? देखिए, इसकी मोटे तौर पर तो कोई काट नहीं है। जो 10,000 रुपए मिलने का फर्क पड़ना है, वो फर्क तो पड़ेगा,
लेकिन सबसे अच्छी बात ये है जो मैं देख रहा हूँ कि इस बार बिहार के मतदाताओं में, और आपने भी देखा होगा बहुत से महिलाओं के सोशल मीडिया पर जो जिस तरह की बातें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, तो उसमें बिहार का मतदाता ये समझ गया है कि चुनाव के समय में इस तरह की जो पैसे बांटने की, पैसे देने की, खातों में पैसा ट्रांसफर करने की जो बात है, वो चुनावों को प्रभावित करने के लिए होती है, और आगे जैसे 2 लाख रुपए और देंगे, नहीं देंगे, उसका कुछ पता नहीं है। तो इसका एक सीमित असर तो पड़ेगा, लेकिन इसका कोई एक बहुत व्यापक असर पड़ेगा ऐसा नहीं है। अब महागठबंधन के पास इसकी काट एक ही है, वो ये है कि जो बेरोजगारी का मसला है, जो बिहार की असली इस वक्त है, 20 साल के नीतीश राज में जिस तरह के हालात हुए हैं, उसको वो जितने ज्यादा से ज्यादा प्रचारित कर सके और मतदाताओं में ये भरोसा पैदा कर सके कि आने वाली सरकार इन स्थितियों को पूरी तरह बदलेगी, और साथ में ये भी बताए कि इस तरह के 10,000 रुपए वगैरह देने की जो चीजें, ये अस्थायी तौर पर थोड़ा सा राहत पहुंचाने के काम कर सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर बिहार को जरूरत है एक अलग किस्म के ठोस और बुनियादी विकास की, एक अलग दिशा में जाने की। और मैं मानता हूं कि बिहार का मतदाता वैसे भी दूसरे राज्यों, देश के दूसरे राज्यों के मतदाताओं से बहुत ज्यादा जागरूक शुरू से रहा है, और अब धीरे धीरे उसकी समझ में ये सब चीजें आ गई हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उसकी राज्य सरकारें पूरे देश में जिस तरह से मतदाताओं को लुभाने के लिए काम करती हैं और इस तरह की योजनाएं, इस तरह के पैसे बांटने के कार्यक्रम और ये सब चलाती हैं, उनकी सबकी एक उन सबका मुम्मा उतर चुका है। तो मैं मानता हूं कि बिहार के मतदाताओं के विवेक पर इस बार हमें पहले हर बार से ज्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अब 10-11 साल केंद्र भी शासन देख लिया भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार का, अमित भाई शाह के जितने भी उनके वो हैं उन सब चीजों का। तो मुझे लगता है कि जो बिहार का मतदाता है वो इस बार उसका विवेक पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा और इसका लाभ मिलेगा। वही 10,000 रुपए दें या इस तरह के दूसरे जितने भी उपक्रम होते हैं उनकी काट हो सकता है। तो इससे पहले कि हम एक उपसंहारात्मक प्रश्न की तरफ अंत में पहुंचे, 2 पूरक प्रश्न और मेरे दिमाग में आए हैं छोटे-छोटे, जिन पर आपकी राय लेना बहुत ज़रूरी है, वरना ये इंटरव्यू आपकी मौजूदगी का हम लोग पूरा लाभ नहीं उठा पाएँगे। वो ये है कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ बिहार में, बिहार को ही उसका पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया, तो इसमें बहुत वोट काटे गए, बहुत से वोट जोड़े गए, बहुत विवाद हुआ, बहुत संघर्ष हुआ, राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां बनी, ये सब तो हुआ ही मतलब जो है। लेकिन अंततः क्या इसको डिकोड किया गया है किसी स्तर पर कि इसका कुल मिलाकर राजनीतिक फलितार्थ क्या होगा इन वोटों के जुड़ने या कटने का? देखिए, ये तो सब जानते हैं कि जो मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का मामला है और जिस तरह से मतदाताओं को बाहर निकालने की साजिश रची गई और लाखों मतदाता बाहर किए गए और बाकी देश में भी ये अब सब चलेगा, तो लोग इस बात से मुतमईन हैं कि ये गड़बड़ हो रही है। और राहुल गांधी ने अपने 2 प्रेजेंटेशंस में इसका खुलासा करने की भरपूर कोशिश भी की। लेकिन मैं बिहार में ये देख रहा हूँ कि जमीनी स्तर पर इस वोट चोरी के मसले का, एसआईआर का जो असर पड़ना चाहिए था उतना असर नहीं पड़ा है। उससे ज्यादा बड़े मुद्दे रोजगारी, महंगाई वगैरह के हैं। कुछ इस बीच में हुए जो निजी तौर पर भी हुए, थोड़े गोपनीय सर्वे भी हुए, उनमें भी यही बात निकलकर सामने आई कि एसआईआर का जो मसला है वो चुनावी मुद्दों में काफी नीचे है, उससे ऊपर दूसरे कई बड़े मसले हैं। तो एसआईआर का जो मामला है वो लोगों के दिमाग में ये बात तो गई है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन इस बीच जो मेरी जानकारी है कि कई इस तरह के एक्सरसाइज कराई गई कई निर्वाचन क्षेत्रों में जहां से वोट चोरी मसले में, मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के जानबूझकर की गई कोशिशों की कुछ काफी अच्छी ठोस मिसालें निकलकर सामने आई भी, लेकिन उतनी नहीं आई और उतने व्यापक तौर पर नहीं आ पाई। या तो एक्सरसाइज में कोई कमी है या अभी समय की कमी है उसके कारण। तो अभय जी, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित
नहीं करेगा बिहार में, ऐसा मेरा मानना है। इससे बड़े और इससे ज़्यादा ज़रूरी दूसरे मुद्दे हैं जिन पर महागठबंधन को करना चाहिए। अभी भी समय है कि वो उन पर फोकस करे, और ये एक मसला लोगों के दिमाग में सख्त तरीके से गया तो है कि गड़बड़ियाँ तो बहुत हैं, लेकिन ये गड़बड़ियाँ दरअसल क्या है कि कोई नई नहीं है। ये भी लोग जानते हैं कि ये ऐसा ऐसा होता रहा है, कम-ज़्यादा पैमाने पर ऐसा रहा है। तो ये कोई बहुत बहुत बड़ा मसला नहीं बन पाया है। नहीं, एक तो बात ये है कि ये मसला बड़ा नहीं बन पाया और या देहातों तक ये चीज़ अंदर तक नहीं पहुँची और मतदाता इसको लेके बहुत आंदोलित नहीं है। एक तो बात ये है। आपकी इस बात से सहमत हुआ जा सकता है। दूसरी बात ये है कि वोट काटे और बड़े पैमाने पर काटे और जोड़े गए तो हैं ही। ये तो एक हकीकत है। तो इस हकीकत से ये काटने और जोड़ने की जो प्रक्रिया है, इससे जो चुनाव का नतीजा है, वो किस तरह से प्रभावित होगा? कुछ ना कुछ तो उसका असर पड़ेगा या उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मतदाताओं की भावनाओं पर इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। ठीक है, वो समझ गए हम लेकिन आपकी बात। आँकड़ों हाँ, लेकिन आँकड़ों के खेल में तो इसका असर पड़ेगा। वो जो कैसे जो उसको मतदाता डिकोड कैसे किया जाए? देखिए, वो तो सीधे उसका लाभ एनडीए को, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले, इस हिसाब से ही वो स्कीमिंग की गई है। तो ये उसका भी ठीक जितना है। लाभ ये भी ठीक है कि उनको स्कीमिंग इस तरह की गई, पूरी उनकी साजिश ही ये थी। लेकिन फिर विपक्ष भी है, हम और आप जानते हैं, तो कांग्रेस और आरजेडी भी जानते होंगे, सीपीआई एमएल भी जानती होगी, मुकेश सहनी भी इस बात को जानते होंगे। तो इसकी काट क्या है उनके पास? कुछ तो उन्होंने पेशबंदी की होगी ना इसके लिए। नहीं, अब इसमें पेश देखिए, अब वो जो नाम कट गए, जो नाम बाहर हो गए, उनको उनको भीतर लाने का तो कोई तरीका है नहीं। अब यही पेशबंदी हो सकती है, अगर की हो, मुझे नहीं पता है, कि बूथवार हर जगह पर जो ठोस मतदाता महागठबंधन का है, उसको घर से बाहर ला करके उसका वोट निश्चित तौर पर डलवा दिया वोट जाए। प्रतिशत बढ़ाया वो जाए। ब वो प्रतिशत बढ़ाया जाए। अगर उस पर कोई काम हुआ है, हुँ। मेरे ख्याल से होना चाहिए और हो भी रहा होगा, तो ही उसकी काट हो सकती है। वरना वो एक तरह से जो पलड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी और यूनाइटेड जनता दल के पक्ष में तो इस मतदाता सूचियों की गड़बड़ी से स्वाभाविक तौर पर झुक ही चुका है। उसका तरीका यही है, महागठबंधन अपने अपने मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मतदान केंद्रों तक पहुँचाए और पहुँचने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि आन जैसा आपने भी कहा कि अ, खुद ब खुद आंदोलित इस मसले को लेकर लोग नहीं हैं। खुद नहीं है। लोगों में ये भावना लानी पड़ेगी कि जब मतदाता सूचियों में इस तरह का हेर-फेर किया है, तो इनके खिलाफ वोट देने वाले, महागठबंधन के पक्ष में वोट देने वाले ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्रों तक पहुँचे, तभी इसका प्रतिकार हो सकता है। अच्छा, अब एक आखिरी पूरक प्रश्न, फिर उसके बाद मैं अंतिम प्रश्न करूँगा। वो ये है कि पीके फैक्टर क्या करेगा? प्रशांत किशोर का फैक्टर क्या करेगा? एक व्यक्ति लंबे अरसे से कुछ खास तरीके से आम तौर पे पार्टियाँ नहीं बनाई जाती, एक नई पार्टी बना रहा है। वो मेहनत कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। वो उसने बहुत बड़े पैमाने पर बिहार की धरती पर वो चला है, उसने अपना कार्यक्रम किए हैं, उसने अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश की है। मीडिया का वो डार्लिंग है, लगातार अपने इंटरव्यू दे रहा है, अपनी राय दे रहा है, तो उस फैक्टर का क्या होगा? उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। देखिए, एक तो क्या है, लोग ये जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंडेड आर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने वो राजनीतिक दल बनवाया इसलिए ताकि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से रणनीति बना करके और इस चुनाव को प्रभावित कर सके, और ये बात लोगों के सामने आ गई है। लोग ये भी समझ गए हैं कि वो मीडिया का डार्लिंग नहीं है। वो मीडिया में जिस तरह से अपने प्रचार को पाता है, उसके पीछे के तौर तरीके भी लोग समझते हैं। इसलिए उसका कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। इस वक़्त जो मेरी जानकारी है, उस हिसाब से प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, वो 3 से 5% वोटों को खराब करने की स्थिति में है। इक्का-दुक्का कोई उम्मीद अपने बलबूते पर जीत रहा होगा उसके टिकट पर, अलग बात है। बाकी विधायक उसका कोई भी जीत कर आएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। बीच में ज़रूर उसका जो परसेंटाइल है, वो थोड़ा-सा बढ़ के 7-8 तक पहुँच गया था। लेकिन अब जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है,
फिर उसका जो परसेंटाइल है जीत की संभावनाओं का, वो घटकर 3 से 4, ढाई 3-4% के आसपास हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा असर डालेगा। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि वो एक फैक्टर बन जाएँ बिहार के चुनाव में। लेकिन जब ये बात साफ हो गई कि वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, दोनों का जो खेल है, उसकी बिछाई गई जो बिसात है, उस पर काम रहे हैं बिहार में, तो उनका जो कुछ भी थोड़ा बहुत असर होना भी था, वो अब नहीं हो रहा है। हाँ, 2020 के चुनाव में 2020 के चुनाव में एनडीए में एक फूट दिखाई पड़ी थी। फूट क्या, वो एक एनडीए के भीतर एक साजिश चल रही थी कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुलकर चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा, उससे नीतीश कुमार को नुकसान भी हुआ और मेरा मानना है कुछ महागठबंधन को उससे लाभ भी हुआ होगा। अभी उसकी उसकी उसका परिमाण कितना है, मात्रा कितनी है, ये सब तय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, आप तो जानते ही हैं। इस बार एनडीए में पहले के मुकाबले ज़्यादा फूट दिख रही है और इतनी फूट मेरे ख्याल से बिहार एनडीए के इतिहास में कभी नहीं हुई जो इस बार है। भारतीय जनता पार्टी तकरीबन खुलकर ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनाने के लिए ये बनाई गई योजनाओं पर काम कर रही है। चिराग पासवान उनके साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा और जितेंद्र मांझी नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार की पार्टी 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा पूरी तरह अपने एक कदम बीजेपी में रखे हुए है। ललन सिंह वगैरह ये सब लोग उधर हैं। तो बिल्कुल उसके अंदर फूट पड़ी हुई है। तो ये जो नेताओं के बीच में और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में जो फूट है, क्या इसका जनाधार में भी कोई संदेश जा रहा है? अगर जनाधार में संदेश जा रहा है, तब तो फिर वहाँ पे आपस में जो वोटों का ट्रांसफर है, इधर के वोट उधर जाने वाली बात है, उसके अंदर गड़बड़ी पैदा होगी। और अगर ये बात केवल नेताओं और कार्यकर्ताओं तक ही सीमित है, तब फिर जो ट्रांसफर है वो आसानी से पहले की तरह ही होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात सही है कि एनडीए में इस वक़्त जो फूट बिहार में दिखाई दे रही है, वो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी। नीतीश कुमार भी ये बात जानते हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर एनडीए की सरकार बनने की स्थिति आई, तो शायद वो मुख्यमंत्री नहीं पाएँगे। जैसा आप भी जानते हैं, ऐसे ही कई नाम, सम्राट चौधरी से लेके कई तरह के नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उछाल भी दिए गए हैं। नीतीश कुमार किसी हालत में शुरू में अपना मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। 4-6 महीने बाद भले ही वो अपना मुख्यमंत्री पद छोड़कर किसी और को बन जाने दें भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को। और जो मेरी सूचना है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ये योजना बना रखे कि नीतीश कुमार चुनाव नतीजों के बाद अगर सरकार बनती है तो खुद ही अपने को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से हटा लें और किसी और का नाम प्रस्तावित करें। तो ये दबाव बनेगा। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि जो उनकी यूनाइटेड जनता दल है, अब उसका भविष्य बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। आने वाले साल 2 साल में जेडीयू को छिन्न-भिन्न होना ही है। उसके जितने भी विधायक जीत कर आएँगे, उनमें हो सकता है कि ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएँ, हो सकता है कि उनमें से कुछ महागठबंधन के साथ चले जाएँ। तो जदयू का ये आखिरी दौर चल रहा है और ये तो खुलकर सामने है। तो ये भी जानकारी बीच-बीच में मिलती है कि नीतीश कुमार पार्टी भी ये कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें सीमित संख्या में आएँ और भारतीय जनता पार्टी भी ये कोशिश कर रही है कि जेडीयू की सीटें सीमित संख्या में आएँ। एक यही फैक्टर तो है जिसकी वजह से महागठबंधन के पक्ष में बड़ा भारी अंडरकरंट है, क्योंकि लोग इस स्थिति को समझ रहे हैं और इसका स्वाभाविक लाभ महागठबंधन को मिलेगा और एनडीए को इससे नुकसान होगा। नीतीश कुमार की वजह से भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह की वजह से जेडीयू को नुकसान होगा और ये आपस की छांट में, इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये जीतने लायक उतनी सीटें नहीं ला पाएंगे जितने में सरकार बन जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद पंकज जी। बहुत ही आपने स्पष्ट और ज़मीन से जुड़ा हुआ विश्लेषण किया। आपके पास आंकड़े थे, आपके पास तर्क थे और आपका लहज़ा हमेशा की तरह ही विश्वसनीय था। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जल्दी ही हम लोग बिहार के ही मसले पर आपके साथ कुछ और मुलाकातें करना चाहेंगे। आप नई परख के दर्शकों के साथ जुड़ें और उनको ज़रूर, अपने विश्लेषण से वाकिफ़ कराएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर।